पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई तो हम सालों से देखते ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से कई हजार किलोमीटर दूर सूडान के अंदर आज हमें दो जनरल्स की जंग देखने को मिलती है। And there's fighting across large parts of the country. The capital, Khartoum, is... ये इतनी ब्रूटल किस्म की जंग है कि पिछले कई सालों के अंदर वहाँ पे भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं और पूरा मुल्क लाशों का ढेर बन चुका है। इस जंग का स्टार्ट होता है दिसंबर 2018 को, जब वहाँ के लोग एक रेवोल्यूशन डिमांड करते हैं और एक प्रोटेस्ट निकालना स्टार्ट करते हैं उमर अल बशीर, जो कि वहाँ का मिलिट्री डिक्टेटर था, उसके खिलाफ। ये पिछले कई सालों से वहाँ पर रूल कर रहा था और लोगों ने डिमांड किया कि अब इसकी गवर्नमेंट को गिरा देना चाहिए। After decades of living under President Omar Bashir's brutal military regime, civilians pushed back. बाद में वहाँ के जो दो जनरल थे उन्होंने मिलकर उमर अल बशीर की जो रजीम थी उसे खत्म किया और लोगों से ये कहा कि अब वो इस मुल्क के अंदर इंसाफ लेके आएंगे और उनकी जो रेवोल्यूशन थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन लोगों इस खुशी में थे कि हाँ अब उनके मुल्क के अंदर अमन आने वाले है और चीजें बदलने वाली हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में ये जो दो जनरल थे ये आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये रेवोल्यूशन कैसे दोबारा से एक जंग के अंदर बदल जाती है और कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सूडान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटर्स का आना ये कोई नई बात नहीं है। कई सालों से वहां पर जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं वो आते हैं और सिविलियन गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हम यही सेम पैटर्न देखते रहते हैं। अब सूडान के अंदर ये चीज इसलिए है क्योंकि सूडान की जो आर्मी है, जिसे सिडनीज आर्म फोर्स कहा जाता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो सिविलियन गवर्नमेंट को हमेशा गिरा देती है। अब सूडान के अंदर चीजें बदलती हैं 1989 के अंदर, जब उमर अल बशीर जो है वो पावर में आ जाता है। अब इससे पहले भी कई डिक्टेटर्स रहे थे, लेकिन वो अपनी गलतियों की वजह से पावर से हटा दिए गए थे। लेकिन इस बार ये था कि उमर अल बशीर ने क्या किया कि इन सब गलतियों से सीख लिया और अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट कर ली और जितने ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए और अपनी जो एजेंसियां थी, जो अपनी आर्मी थी, उसके साथ अपने कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए ताकि उसे कोई डिक्टेटरशिप हटा ना सके। और इसी वजह से वो जो उमर अल बशीर था वो सबसे लंबे टाइम तक सूडान के अंदर डिक्टेटर बना रहा है। तो इसके साथ होता ये है कि सूडान के जो नॉर्थ का जो एरिया था ना, वहां पर एक सिविल वॉर निकल आती है। काफी ब्रूटल किस्म की ये सिविल वॉर थी। अब ये कहा तो ये जाता है कि वहां पर क्योंकि नॉर्थ में जो है ना वो वहां पर ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, साउथ में जो एरिया था ना वहां पर ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है, तो इसलिए वहां पर ये सिविल वॉर देखने को मिल रही थी। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन हमें देखने को मिले। लेकिन अब ये जो चीज है ना उभर कर सामने आ गई थी। अब उमर अल बशीर ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए ये किया कि अपनी आर्मी जो सुडानीज आर्मी है उसे वहां पर डिप्लॉय कर दिया था और ताकि और वहां पर बड़ी कत्लो गारत भी इन लोगों ने की थी। अब आर्मी यहाँ पर इस वक्त बिजी थी कि अब इसके बाद जो सूडान का जो डारफोर का जो एरिया था ना वहां पर भी एक क्राइसिस हमें देखने को मिल गया। अब ये जो क्राइसिस था ना ये पिछले कई सालों से जो वहां पर जुल्म किए गए थे उसकी वजह से ही था। वजह ये थी कि वहां पर मेडिसिन की किल्लत थी, अद्वियात की किल्लत देखने को मिलती थी, भूख और प्यास से लोग मर रहे थे और उसके साथ से उनको गवर्नमेंट के अंदर भी किसी तरह का कोई राइट नहीं दिया गया था। तो इस वजह से वहां पर जो लोग थे वो अब डिमांड करने लग गए थे और बहुत ज्यादा वहां पर फाइटर ग्रुप जो थे ना, मिलिटेंट ग्रुप से, वो भी ज्यादा एक्टिव होना स्टार्ट हो गए थे, तो जिससे ये चीजें ज्यादा खराब होने लगी। अब उमर अल बशीर ने ये देखा कि जो आर्मी उसने कुछ हद तक डारफोर के एरिया के अंदर भी डिप्लॉय कर दी गई थी, लेकिन अब वो ये समझ रहा था कि आर्मी पूरी नहीं पड़ रही, मतलब नॉर्थ के अंदर भी क्राइसिस चल रहा है, डारफोर के अंदर भी क्राइसिस चल रहा है, तो वो इन दोनों जगहों पर सही बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया कि कुछ हद तक आर्मी को जरूर डारफोर के अंदर भेज दिया था, ठीक है, और उसने साथ में ये किया कि जो डारफोर के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप था ना उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर जो एक आदमी था ना उसका नाम था मोहम्मद हमदान, वो से बाद में हमायती का नाम भी दिया गया था। ये इसलिए इसे हमायती का नाम दिया था क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्टर बनकर निकला था उमर अल बशीर का, तो इसका नाम ही हमायती पड़ गया था बाद में। तो इसका जो मिलिटेंट ग्रुप था ना इन्होंने मिलकर और जो सूडान की आर्मी थी ना उसने मिलकर डारफोर के लोगों का बहुत ज्यादा कत्लेआम किया। वहाँ के जो बड़े बड़े गांव थे उनको जला दिया गया, जो पहले एग्जिस्ट करते थे अब वहाँ पर हैं भी नहीं, और बहुत सारे जो लोग थे वो वहाँ पर रेफ्यूजीज हो गए। एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ पर उमड़ आया था इन मिलिटेंट ग्रुप्स के एक्टिव हो जाने के बाद। और लेकिन उमर अल बशीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उसको चीजें सही करनी थी। अब वो इसी तरह सही कर सकता था। अब इसके बाद एक बड़ा मोड़ आता है 2011 के अंदर। सूडान की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मोड़ था। वो इसलिए था कि सूडान जो है वो दो टुकड़ों के अंदर कट जाता है। वजह ये होती है कि सूडान का जो साउथ का एरिया था वो जो सिविल वॉर चल रही थी वो वहां पर कामयाब हो जाती है, वो आजाद हो जाता है, और जो नॉर्थ का एरिया था वो अब उमर अल बशीर के कंट्रोल में रह जाता है। अब जो साउथ का एरिया था ना जो इसमें उमर अल बशीर था उसको एक बड़ा नुकसान ये था कि जो
बड़े बड़े ऑयल के रिजर्व थे वो अब नॉर्थ के एरिया के अंदर चले गए थे, तो इसलिए फाइनेंशियली भी अब उमर अल बशीर को एक बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। बाद में क्या हुआ कि उमर अल बशीर ने ये देखा कि उसकी पावर बहुत ज्यादा कमजोर होना स्टार्ट हो गई है, तो उसने क्या किया कि अपने डारफोर के अंदर जो एक मिलिटेंट ग्रुप को उसने सपोर्ट किया था, बाद में उसने आर्मी के अंदर शामिल कर दिया और उसे रैपिड फोर्सेस का नाम दे दिया गया था। बाद में 2013 के अंदर जो हमायती था ना, उसको इसका लीडर कमांडर भी बना दिया गया था। अब उमर अल बशीर को लगा कि अब उसकी रिजीम गिरने वाली है, तो उसने ये जो दो ग्रुप उसके पास थे ना, एक सुडनीज जो आर्मी थी या रैपिड फोर्स थी, उसको और ज्यादा पावरफुल करने की कोशिश की। अब रैपिड फोर्स थी ना, उसके अंदर जो हमायती था उसको ये कहा कि भाई तुम जो डारफोर के अंदर जो गोल्ड माइंस हैं उसे तुम होल्ड करना शुरू कर लो, और साथ में ये कहा कि जो भी जो वेपन्स हैं वो तुम प्रोड्यूस कर सकते हो और कहीं भी सप्लाई कर सकते हो। साथ में जो सुडनीज आर्मी थी उसके अंदर उसने कहा कि तुम भी वेपन्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हो, और साथ में उसको टेलीकम्युनिकेशन का जो नेटवर्क था वो उनके हाथ में थमा दिया ताकि एक पावर बैलेंस रह सके। अब चीजें बदल गई 2018 के, वो इस तरह से कि जब उमर अल बशीर ने एक बजट पेश किया तो उसके अंदर उसने कहा कि जो 70 से 80% जो बजट है वो वहाँ के जो आर्म फोर्स जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि सुडनीज लोग जो थे अब वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आए। पिछले कई सालों से वो एक तकलीफ के अंदर थे, क्योंकि जो उमर अल बशीर की जो रिजीम थी वो काफी ज्यादा ब्रूटल थी, तो इसलिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट करना शुरू किया, एक रेवोल्यूशन सुडान के अंदर स्टार्ट हो गई। अब ये रेवोल्यूशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी बाद में कि वहाँ के जो दो ग्रुप्स थे ना, हमायती का जो ग्रुप था, रैपिड फोर्स थी या सुडनीज आर्मी थी, उन्होंने ही मिलकर इसको जो उमर अल बशीर की जो गवर्नमेंट थी इसको गिरा दिया और खत्म कर दिया। अब उमर अल बशीर की पावर गिर जाने के बाद क्या हुआ कि सुडनीज जो आर्मी थी ना, उसके अंदर जो नया आर्मी चीफ बना ना, वो उसका नाम था बुरहान। अब बुरहान और हमायती ये दोनों जो लोग थे ना, इसके पहले जो डारफोर के अंदर जो क्राइसिस चला था ना, उसके अंदर ये दोनों वहां पर साथ मिलकर काम करते रहे हैं और साथ मिलकर ही लोगों का कत्लेआम करते रहे हैं। तो अब जब ये दोनों पावर में आ गए तो इन्होंने लोगों से ये कहा कि देखो हम दोस्त हैं, हम साथ हैं और हम अब इस मुल्क के लिए एक नई तकदीर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये चीजें उन लोगों को बस ये सिखा ही रहे थे, और साथ में जो ग्लोबल पावर्स थी उनका भी एक बड़ा प्रेशर इन दोनों के ऊपर पड़ रहा था। ग्लोबल पावर्स का ये कहना था कि भाई अब तुम अपने मुल्क के अंदर ऐसा करो, क्राइसिस को खत्म करो और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को खत्म करके बल्कि ये गवर्नमेंट जो है वो सिविलियन के हाथ दे दी है। और उसके अंदर उन्होंने एक प्लान पेश किया था, ये 21 महीने हैं और उसके बाद जो है ये जो गवर्नमेंट है वो सिविलियन के हाथ दे दी जाएगी। इसके अंदर इन दोनों के दरमियान ना, जो हमायती था और बुरहान था, इन दोनों के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है। डिसएग्रीमेंट इस बात पे था कि मतलब कि हमायती को तो ये बात बुरी लग रही थी कि जब गवर्नमेंट सिविलियन के हाथ में जाएगी तो उसकी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि रैपिड जो फोर्सेस थी ना, अब उसको जो है ना आर्मी का एक छोटा सा पार्ट बनाकर छोड़ दिया जाएगा, उसकी पावर भी कम हो जाएगी और जो आर्मी चीफ होगा वो बुरहान बन जाएगा। तो ये एक उसके लिए बड़ी तकलीफदेह बात थी। साथ में जो दूसरी चीज ये थी कि उसे टाइमिंग पर भी बहुत ज्यादा एतराज था। तो जो हमायती था वो ये कहता था कि 10 साल के अंदर जो है ना हम ये पावर शिफ्ट करेंगे, लेकिन बुरहान ये कह रहा था कि नहीं, 2 सालों के अंदर हम ये पावर शिफ्ट करेंगे। लेकिन इन दोनों की इसी डिसएग्रीमेंट के बाद इन दोनों के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है और पूरा जो सूडान है वो जंग की लपेट में आ जाता है। कत्ल गारत शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कत्ल गारत मतलब फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब बुरहान के पास जो है वो वहाँ की आर्मी है, उसके पास एयर फोर्स है, तो वो उसके जरिए वहाँ पर लड़ रहा है। तो दूसरी तरफ जो हमायती है उसके पास ऑन द ग्राउंड जो लोग हैं उनके जरिए वो वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये जंग पिछले कई सालों से चल रही है, बहुत से लोग इस जंग के बारे में जानते भी नहीं है। और ये अगर आपको मैं बताऊं तो ये गजा के बाद जो सबसे बड़ा दुनिया के अंदर आज क्राइसिस चल रहा है वो सूडान के अंदर ये क्राइसिस चल रहा है।